एपिसोड 649। अद्वित राज की लड़ाई। रात का वक्त। महल। दिव्या कपड़े बदलकर वैदेही के कमरे में वापस आई थी। इस वक्त उसने हल्की सी साड़ी पहन रखी थी और बालों को खुला छोड़ रखा था। मुग्धा ने उससे कहा, चेंज कर लिया तुमने? आओ बैठो। वैसे तुम्हारी दोस्त अभी इजहार मोहब्बत कर चुकी है, लेकिन तुम फिलहाल रह गई सुनने में। दिव्या मुग्धा के बगल में बैठे हुए बोली, अच्छा, वैसे हमारे दोस्त ने क्या कहा? अभी जरा हम भी तो सुने। क्यों जी, क्या बोला तुमने? किसके बारे में बोला? किसे पसंद कर रही हो तुम? उसकी इस बात पर पार्वती ने कहा, हम जिसको पसंद कर रहे हैं हमने उसके बारे में कह दिया है। तुम अपना जानो। ठीक है, हमारी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। और हम उसी से प्रेम कर रहे हैं जिससे विवाह कर रहे हैं। उसके इस बात पर दिव्या ने कहा, ओहो, मतलब रुद्र साहब की बात हो रही है? तो वो तुम्हें सच में पसंद है? मुझे तो लगा तुम उन्हें पसंद नहीं कर रही होगी, पर यहां तो मामला कुछ अलग है। वैदेही ने कहा, क्यों, ऐसा भी क्या है जो मेरे भाई में पसंद करने लायक नहीं है? वो कितने हैंडसम है, आपने कभी देखा नहीं उन्हें? कभी गौर से देखो। इस पर कावेरी ने कहा, भला वो क्यों देखने लगी रुद्र साहब को? अरे, उन्हें देखना ही है तो देव साहब को देखेंगी। अब रुद्र साहब को क्यों देखेंगी? अपने जेठ को भी कोई देखता है क्या? बताओ जरा, रुद्र साहब को तो पार्वती जी देखेंगी, और इन्हें देखने का मन करे तो अपने पति को निहारे बैठ के। मैं तो कहती हूं आराम से बैठकर आज देख ही क्यों न ले। दिव्या ने कहा, अगर ऐसी ही बात है तो फिर आपसे ही शुरुआत करते हैं। जाइए, पहले अपने खुद के ही बॉस को निहार लीजिए। बेचारे कब से इधर से उधर कर रहे हैं। हम जब आ रहे थे 2 बार आपके कमरे की तरफ जाते हुए देखे और फिर वापस आते हुए देखे, लेकिन शायद तुम मिली नहीं तो मुंह लटका के चले ही गए बेचारे। इस बात पर कावेरी थोड़ी झेंप गई थी। उसने कहा, वो मेरे बॉस हैं, मैं उन्हें पसंद नहीं करती हूं। ठीक है ना, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी इस बात पर पार्वती ने कहा, ना भाई, जब से ये जी साहब का और अमन भाई का रिश्ता तय हुआ है तब से मुझे इन बातों पर अब यकीन होना बंद हो गया है। पता नहीं कब किसकी प्रेम प्रसंग सामने चला आए, तो इस बात पर मैं अब ध्यान नहीं देती। अब तो मुझे लगता है कि सबके दिल में कोई ना कोई तो बसा बैठा है, बस वह बताना नहीं चाहता है। क्यों वैदेही, हमने सही कहा ना? वैदेही ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और उससे बोली, आप मुझसे ये बात क्यों पूछती हैं? मुझे क्या पता, मैं नहीं जानती। मैंने कभी किसी को अपने दिल में नहीं रखा, ना इसलिए। पार्वती ने कहा, अच्छा, ऐसा है क्या? अब भाई, तुम्हारे दिल के बारे में कृतिका से ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कोई जान सकता है, तो ये तो उससे पूछना पड़ेगा। वैदेही ने कहा, कुछ चीज कभी कभी हम किसी को नहीं बताते हैं, और ये बात तो शायद उसे भी नहीं पता है, क्योंकि हमारे दिल में कोई है ही नहीं, तो उसे पता कैसे होगा? हमारा दिल अभी खाली है, कोई भी आ सकता है। उसकी इस बात पर सिया ने कहा, तो राज जी को बुला ले, वो तो आपके साथ बड़े अच्छे लगते हैं हमें। वैदेही ने कहा, ठीक तो लगते हैं वो हमारे साथ। एक काम करते हैं, हम प्रपोज करके देखते हैं उन्हें। ये कहते हुए वो जोर से हंस दी। मुग्धा ने कहा, अच्छा मजाक था। वैसे जहां तक हमें पता है, बड़े मौसा जी को तो राज बिल्कुल पसंद नहीं है। देखते नहीं आप लोग, जब राज वैदेही से बात कर रहा होता है तो कैसे मौसा जी उसे जलती हुई नजर से देखते हैं। हमें तो लगता है किसी दिन वो मौसा जी की नजरों का शिकार ना हो जाए। क्या कहते हो आप सब लोग? कावेरी ने कहा, बिल्कुल सही कहा। मैंने भी देखा है ये चीज कि बॉस कैसे देखते हैं राज को। हमें तो लगता है एक दिन राज उल्टा लटका हुआ मिलेगा और बॉस उसकी खबर ले रहे होंगे। सिया ने कहा, इमेजिन करो कि राज जी उल्टे लटके हैं और उनके सामने बॉस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। सोचो कैसा होगा मंजर। वैसे भी बॉस के सारे भाई मुझे खतरनाक ही लगते हैं, और राज जी के तो वो खून सुखा देंगे। इस बात पर सब लोग ठहाका मार के हंसे दिए। इधर अद्वित अपने कमरे में स्टडी रूम में बैठा हुआ था। राज उसके कमरे में आया और स्टडी रूम के अंदर चला गया। उसने अद्वित से कहा, कल क्या हुआ था तेरे और वैदेही के बीच में? उसकी इस बात पर अद्वित ने उसकी तरफ देखा। वो बोला, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, ये मेरे और उसके बीच की बात है, तो तुम उससे दूर रहो। और हां, फिलहाल के लिए तुम अपनी पैकिंग शुरू कर दो, तुम बहुत जल्दी वापस जा रहे हो। राज उसके पास आया और उसकी कॉलर पकड़कर 2 गुस्से उसके मुंह पर मारा और गुस्से में कहा,
तू इंसान ही है कि जानवर हो गया है। समझ आ रहा है तुझे? तू कर क्या रहा है उसके साथ? क्यों किया तूने उसके साथ वह सब? अद्वित ने उससे अपनी कॉलर छुड़ाई और उसका गला पकड़कर दीवाल में उसे लगाते हुए कहा, तू होता कौन है ऐसा पूछने वाला? बोला ना मैंने कितने बात तेरे काम की चीज नहीं है। मैं उसके साथ कुछ भी करूं, तुझे उसमें बोलने का कोई हक नहीं बनता। राज ने उसे एक लात मारी तो वो दूर गया और उससे बोला, हक? तू हक की बात करता है? साले जानवर कहीं के, तुझे हक के बारे में क्या पता? तुझे तो सिर्फ और सिर्फ ये सब करना अच्छा आता है। और तेरा क्या हक है उसके ऊपर? तू कौन सा उसका होने वाला पति है या बॉयफ्रेंड है? क्या है? बताना मुझे। कुछ नहीं है तू। देखा मैंने उसके गले पर, उसके बाजू पर एक निशान, समझा कि नहीं? और ये निशान उसको उसके पहले नहीं था। अब तू अपनी हरकतों से बाज आ जा, वरना उसके लिए मैं तेरी जान भी ले सकता हूं। उसके इस बात पर अद्वित ने कहा, तू उसके लिए किसी की जान लेगा ऐसा क्या है? तेरा उससे क्या रिश्ता है? जरा मुझे बता। मेरा रिश्ता तो नहीं है, पर तेरा भी कौन सा उससे बहुत अच्छा रिश्ता है। तू भी तो उसको सिर्फ मेरी वजह से जानता और वो भी तुझे सिर्फ मेरी वजह से जानती है। यानी कि तुम दोनों का रिश्ता मुझसे है, एक दूसरे से नहीं। और रही बात हक की, तो उस पर मेरा हक बचपन से है। जब वो पैदा नहीं हुई थी ना, और मैया के पेट में थी, तब से है मेरा रिश्ता उससे। और ये विधाता ने बनाकर भेजा है। उससे मेरा रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। राज ने कहा, ऐसा क्या रिश्ता बनाकर भेजा है विधाता ने? मैं मानता हूं मेरा रिश्ता उससे तेरे से है, लेकिन मेरा रिश्ता एक दोस्त का है, एक सच्चे अच्छे दोस्त का। मैं तेरी तरह उस पर चीखता नहीं, चीजें थोपता नहीं हूं। मैं उसके चेहरे पर हंसी रखता हूं, खौफ या उसकी हंसी छीन नहीं लेता हूं। तुमने उसको क्या दिया है? सिर्फ और सिर्फ खौफ के आंसुओं के डर के। बोल, क्या दिया है तूने उसे? और एक बात याद रख, अगर तेरी हरकतें ऐसी रहीं तो मुझे एक रिश्ता तो उसके साथ बनाना ही पड़ जाएगा फिर। और उसके बाद मैं तुझे उसके पास कभी नहीं जाने दूंगा। ये बात तू भी याद रखना। अद्वित ने उससे कहा, अच्छा कौन सा रिश्ता बनाएगा उससे? जरा मुझे भी तो बता। और हां, रिश्ता तब बनेगा ना जब मैं बनने दूंगा। तुझे पता है मैं रातों रात क्या कर सकता हूं। मैं दिन को रात में और रात को दिन में अच्छे से तब्दील करना भी जानता हूं। कहीं मैं वहां बैठे तेरे बाप को बर्बाद ना कर दूं, ये भी सोच ले। राज ने उसकी कॉलर पकड़ के कहा, अच्छा तो तू मुझे धमकी दे रहा है? तो एब समझ ले, तू मेरे बाप को बर्बाद कर और मैं तुझसे वो लेता हूं जिस पर तू हक जाता रहा है। मैं उसके बाप से उसका हाथ मांगूंगा और उसे लेकर यहां से चला जाऊंगा, समझ ले। उसकी इस बात पर वो उसकी कॉलर पकड़ के उसे दीवार पर दे मारा और बोला, हिम्मत कैसे हुई तेरी उसके लिए ये कहने की? मैं जान ले लूंगा तेरी, वो मेरी है, सिर्फ मेरी। राज ने कहा, क्यों, क्या लगती है वो तेरी जो वो तेरी है? उसने दांत पीसते हुए कहा, वो मेरी है, मैं उससे प्यार करता हूं। उसकी तरफ नजर उठाकर भी देखा तो मैं जान ले लूंगा तेरी। ये कहते हुए वो राज को बहुत गुस्से में देख रहा था। राज उसे आईब्रोज ऊपर किए हुए देखते हुए बोला, अच्छा ऐसा है क्या? तू और किसी से प्यार और पसंद कभी मैं मान ही नहीं सकता। तू सिर्फ झूठ बोल रहा है। तूने आज तक कभी किसी लड़की को अपने पास नहीं भटकने दिया, और वो लड़की जिसे तू बचपन से नफरत करता है, उससे प्यार करता है, कभी नहीं। मैं तो मानूंगा ही नहीं ये बात। और हां, तू मुझे इन सब बातों में मत पड़ा। मैं कल ही अपने पिता को बोलता हूं कि वो यहां आए और वैदेही का हाथ मेरे लिए मांगे। मैं उसे यहां से ले जाऊंगा, तुझसे दूर, सबसे दूर। वो तेरी नजरों के सामने कभी आएगी ही नहीं। अद्वित ये सुनते ही उसके मुंह पर गुस्सा मारते हुए बोला, तू उसे मुझसे दूर लेकर जाएगा? तू दूर करेगा उसे मुझसे? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की? तू शादी करेगा उससे, मुझसे दूर करेगा? ये कहते हुए वो उसे मार रहा था और राज उसे रोक भी नहीं रहा था। राज ने उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ को मोड़ के उसकी पीठ पर एक कोहनी जोरदार रख दी। अद्वित नीचे जाकर गिरा। राज ने उसको एक लात पीठ पर मेरी तो वो फर्श पर लेट गया। राज उसकी पीठ पर बैठकर बोल, साले जब उसके साथ कुछ है तो बोलना, उसके साथ ऐसा जानवर भरा व्यवहार क्यों कर रहा है? प्यार दे उसे। तू साले कुत्ते का कुत्ता ही रहेगा, जानवर कहीं के। तुझे मारने के अलावा कुछ आता है? जबरदस्ती करना, मारना, धमकी देना, यही तो सीखा है तूने। अद्वित ने कहा,
तू पहले मेरे ऊपर से हटेगा या नहीं, मैं तुझे बहुत मारूंगा, ये याद रखना। साले दिमाग खराब किया तो एक रख के ओढ़ दूंगा। तूने उसके साथ ऐसा क्यों किया ये बता पहले। ये कहते हुए वो उसके बगल में फर्श पर आकर मुंह पर की तरफ करके लेट गया। अद्वित पलटकर अपना मुंह ऊपर की तरफ करते हुए लेट गया और उससे बोला, पता नहीं यार, कल उसके बातों ने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया। मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया था। कल कुछ गलत करते करते रह गया। जानता हूं उसके दिल में थोड़ी सी खिलच है मेरे लिए और डर भी, पर मैंने कल उससे कहा कि मैं उससे प्यार करता हूं, पसंद करता हूं। कल मुझे भी ये बात पता चली कि क्यों बार बार मैं गुस्से में आ जाता हूं, क्यों मैं उसे किसी और के साथ देख नहीं पाता, क्यों आखिर उसके लिए ये सब कुछ है। अब मुझे नहीं पता वो क्या सोच रही है, लेकिन मैं उसे जाने नहीं दे सकता। तू समझ रहा है ना? राज ने उसके मुंह पर एक मुक्का मारते हुए कहा, हां साले, तेरी बीवी हो गया हूं ना। तुझे समझने का ठेका जो ले रखा है मैंने, सारी बात मैं ही तो समझे ना। पता नहीं तू कब समझेगा और कब उसे समझाएगा। पहले तो एक बात याद रखना, उस लड़की को कभी कुछ नहीं होना चाहिए। वो बहुत ही सीधी, सिंपल और मासूम है। दूसरी, उसके साथ बहुत सॉफ्टली बिहेव कर, उसे इन सब चीजों की आदत नहीं है। बाकी समझदार है, तेरे से ज्यादा अच्छी है। चीज ठीक करने की जरूरत है तुझे भी। अद्वित ने कहा, तू उसे भाभी बोलना शुरू कर। मेरा दिमाग जिस दिन खराब हुआ ना, तेरे को गायब कर दूंगा मैं। राज ने कहा, भूल जाओ, मैं उसे जो कहता हूं वही कहूंगा। और हां, फालतू के ड्रामा मत कर, अच्छे नहीं लगता तेरे पर। यह कहते हुए वो उठा और उसे एक लात मारते हुए वहां से निकल गया। अद्भुत उसे गुस्से में देख रहा था। क्या अद्वित और वैदेही का रिश्ता मानेंगे सब लोग? क्या वैदेही अद्वित को अपनाएगी? एपिसोड 650, कावेरी का जन्मदिन। सुबह का वक्त महल वैदेही आद्रिका को लेकर लेटी हुई थी। आद्रिका सुबह से उठ गई थी और वह वैदेही को सोने नहीं दे रही थी। बैटरी उसे परेशान, कभी अपनी कोहनी बिस्तर पर टिककर हाथ पर अपना चेहरा रखकर उसे देखते तो वह कुछ करने लगती, और जैसे ही वह वापस अपना चेहरा बिस्तर पर रखती, वह फिर से उसके बालों को खींचती। सबसे तंग आकर वैदेही ने उसे पकड़ा और अपने बगल में सुलाते हुए उसे देखकर बोली, क्या है, तुम्हें सोना नहीं होता है? तुम सुबह 4 की जगह हुई हो, अब तो 6 बज गए हैं, 2 घंटे हो गए। अब तो कम से कम सो जाओ, तुम थकी नहीं क्या? मुझे तो अभी भी नींद आ रही है। आद्रिका उसकी बात पर भूरी आंखें लिए हुए टुकुर टुकुर देख रही थी। वैदेही ने उससे कहा, ऐसे मत देखो, मुझे कुछ कुछ होता है, और एक तो तुम्हारी आंखें तुम सोते हुए ही ठीक लगती हो। थोड़ी देर के लिए सो जाओ। आद्रिका, अभी हम जब उठेंगे तब तुम्हें नहीं चलेंगे, ठीक है? लेकिन मजाल है, आद्रिका उसकी बात मान जाती। वह उठी और वापस से बैठकर उसे देखते हुए आवाज निकल रही थी। वैदेही ने उससे कहा, सो जाओ आद्रिका, सो जाओ, मैं भी थोड़ी देर सो लूंगी। पर वह कहां सुनने वाली थी। इतने में उसके कमरे में दस्तक देते हुए अद्वैत आ गया। उसने देखा आद्रिका उठी हुई बैठी हुई थी और वैदेही नींद में थी। अद्वैत ने कहा, क्या हो रहा है? आप दोनों उठ गई? वैदेही ने उससे कहा, उठ नहीं गई, उठा दी गई। आपकी इस लाडली ने 4 बजे से उठा रखा है, ना सोती है ना मुझे सोने देती है। अद्वैत उसकी बिस्तर के पास आया और उसने आद्रिका को अपनी गोद में लेते हुए कहा, रोज का यही है, यह रोज 4 बजे उठ जाती है और उसके बाद तुम्हारी माँ और मुझे परेशान करती है। तुम्हारी माँ को तो कम, लेकिन मेरे तो पता नहीं क्यों बाल खींच खींच के मुझे उठाती हैं। उसके इस बात पर वैदेही ने कहा, सही, बिल्कुल ऐसे ही मुझे उठा रही थी। मेरे तो बोल ऐसे लग रहे थे जैसे आज रहेंगे ही नहीं। एक काम करें, आप इसे ले जाए, मैं थोड़ी देर और सोना चाहती हूं। यह कहते हुए उसने तकिया पर अपना सर रख दिया। अद्वैत ने उसके गालों को हल्के से सहलाते हुए कहा, सो जाओ आप बच्चा, हम इसे ले जा रहे हैं। लेकिन तभी उसकी नजर उसकी गर्दन पर पड़ी, जहां पर लाल निशान थे। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने कहा, यह निशान कैसा है? वैदेही जो नींद में थी, उसकी नींद जैसे पूरी भाग गई। उसने उठ के बढ़ाते हुए अपने सूट को ठीक करा और कहा, कुछ नहीं पिताजी, वाले कुछ काटा था और हमने बहुत तेज की उस पर खुजली कर दी थी तो ये हो गया। अद्वैत ने उससे कहा, जरा संभल के ऐसे नहीं करते हैं, आपकी स्किन कितनी सेंसिटिव है ये तो आप जानती ही हैं। उस पर से इस तरह करेंगी तो आपको ही जख्म होगा। दोबारा ये मत करिएगा, और अगर ज्यादा हो तो डॉक्टर को दिखा लीजिए, ठीक है?
वैदेही ने कहा, जी मैं दिखा लूंगी, आप चिंता मत करें। अद्वैत आद्रिका को लेकर वहां से चला गया। वैदेही आंखें बंद किए हुए उसे मंजर के बारे में सोचने लगी जो परसों रात को हुआ था। इधर कावेरी आज सुबह जल्दी उठ गई थी और रेडी होकर बाहर निकली। वो जैसे बाहर निकली तो किसी से टकरा गई। उस शख्स ने उसे पकड़ लिया। कावेरी ने देखा तो वो कुश था। कुश ने उसे देखा, वो प्रिंटेड फ्लोर साड़ी पहने हुए, खुले बाल में हल्का मेकअप किए हुए काफी खूबसूरत लग रही थी। लेकिन उसे ये नहीं समझ आया था कि आखिर उसने ये सब क्यों पहना था और इस तरह से क्यों तैयार हुई थी। कावेरी सीधी खड़ी हुई और अपनी साड़ी को ठीक करते हुए उससे बोली, माफ करना, मैंने आपको देखा नहीं था। ये बोलकर वो आगे बढ़ने लगी तो कुश उसके सामने आ गया। उसने उसे देखते हुए कहा, वैसे आज ऐसा क्या है जो आप इतने अच्छे से तैयार हुई हैं, कहीं जा रही हो? मां, कावेरी ने उससे कहा, हां जा रही हूं, वो मुझे मंदिर जाना है। ये कहते हुए वो उसके बगल से निकलने लगी तो कुश ने उसका हाथ पकड़ के रोकते हुए कहा, मंदिर और वो किस खुशी में ऐसा क्या है जो आप आज इतनी सुबह सुबह सज धज के मंदिर जा रही है? कावेरी उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए उसके थोड़ा नजदीक आते हुए बोली, वो क्या है ना, मैंने अपने लिए लड़का चुना है तो बस उसी से मिलने जा रही थी। अब अगर वो मुझे अच्छा लगा तो मैं मुहूर्त निकाल लूंगी शादी का। ये बोलकर वो पीछे मुड़ी पर अपना पैर आगे करती। उसके पहले ही कुश ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचा और उसे आगोश में भर के बोल, क्यों फालतू में किसी की जान लेने के लिए मुझे उकसा रही हो कावेरी? क्या चाहती हो कि मैं किसी की जिंदगी बहुत कम दिन की कर दूं? वैसे जन्मदिन मुबारक हो, काफी खूबसूरत लग रही है आप इस साड़ी में। आई मैं आपको ले चलता हूं मंदिर, आपके पसंदीदा लड़के से भी मिल ही लूंगा मैं। ये कहते हुए वो उसे लेकर नीचे की तरफ जाने लगा। कावेरी ने उससे कहा, मुझे नहीं जाना आपके साथ, मेरा हाथ छोड़िए, मैं अकेले चली जाऊंगी, कोई बच्ची नहीं हूं मैं। कुश ने उससे कहा, जिस तरह से तुम्हारी हरकतें हैं लगती तो तुम मुझे बच्चे ही हो। अब एक काम करो, चुपचाप मेरे साथ चलो और चल के अपने लिए पूजा कर लो, आ जाओ। ये कहकर वो बाहर की तरफ आया और गाड़ी में उसे बैठक खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने सीट बेल्ट लगाते हुए उससे कहा, सीट बेल्ट लगा लीजिए, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है और मैं तो अजीब तरह से कार भी चलाता हूं। ये कहकर उसने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। कावेरी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आपको कैसे पता कि आज मेरा जन्मदिन है? मैंने तो आपको नहीं बताया। उसकी इस बात पर कुश ने कहा, मैं आपका बॉस हूं और मुझे सब कुछ पता होता है, कब क्या किसी वक्त है ये भी, और मुझे वो भी पता होता है जो इंसान कभी नहीं कहता, और वो भी जो अपने दिल में छुपा के रखना है, जैसे इस वक्त आपके दिल में मैं हूं। कावेरी ने उससे कहा, आप ये ओवर थिंकिंग करना कब छोड़ेंगे? क्योंकि मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है और ना कभी हो सकता है। उसकी इस बात पर कुश ने कहा, और तुम मुझे जरा एक्सप्लेन करोगी कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? हम दोनों के बीच में आखिर ऐसा क्या है जो तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम कर रहा है? कावेरी ने उससे कहा, पहले तो हमारा रिश्ता एक बॉस है और मैं एक एम्प्लॉय। इस नाते हम कभी भी एक दूसरे के बारे में ये ना सोचे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं कभी भी अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ मिक्स नहीं करती हूं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दूसरा, मैं एक बहुत सिंपल सी लड़की हूं, मेरे बहुत सिंपल से ख्वाब है और मैं उन्हें अपने सिंपल तरीके से पूरा करना चाहती हूं। आप बेशुमार दौलत और बेशुमार शोहरत के साथ पैदा हुए हैं। मैंने जो भी कमाया है वो खुद से कमाया है और बहुत मेहनत के साथ कमाया है। चलिए, मैं मान लेती हूं आपने भी मेहनत की है, लेकिन आपके और मेरे बीच में तब भी एक बहुत बड़ी खाई है जिसे मैं भर नहीं सकती और ना मैं भरना चाहती हूं। अच्छी बात यह होगी कि आप और मैं वैसे ही रहे जैसे एक बॉस और एम्प्लॉय रहते हैं। कुश ने उससे कहा, कौन सी किताब में यह लिखा है कि एक बॉस अपनी एम्प्लॉय से शादी नहीं कर सकता, प्यार नहीं कर सकता, पसंद नहीं कर सकता? कहीं लिखा है क्या? या फिर एक रियासत का लड़का या फिर अमीर जादा किसी सिंपल सी लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता? तुम मुझे बताओ, ऐसा है क्या? अगर ऐसा लिखा है और ऐसी क्राइटेरिया है तो ठीक है, मैं भी तुम्हारा पीछा छोड़ देता हूं। लेकिन अगर तुम मुझे ये नहीं दिखा पाए तो इसका मतलब ये है कि सब लिखा नहीं गया है, ये घटिया चीज सिर्फ बनाई गई है, ये सोच सिर्फ पनपा है। तो अच्छी बात यह है कि तुम ये सब उठकर अपने दिमाग से फेंक दो और सिर्फ इतना रखो
कि अगर इंसान अच्छा है तो उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसी हो, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम अमीर हो, तुम्हारा स्टेटस क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बस सामने वाले इंसान के दिल में सच्चा प्यार होना चाहिए, वरना कुछ वक्त का सुकून तो हर रात के लिए मैं चंद पैसों में ले सकता हूं, पर मुझे जिंदगी भर का सुकून चाहिए, और वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ में चाहता हूं कि तुम मेरे जीवन संगिनी की तरह मेरी जिंदगी में आओ। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे गिरते हुए संभालो, मुझे अच्छे और बुरे का सबक सिखाओ, बताओ मुझे कि मैं कर रहा हूं वो गलत है, जो मैंने किया वो सही था, और ये सिर्फ तुम कर सकती हो। ये बातें करते हुए वो दोनों मंदिर की तरफ आ चुके थे। कुश ने मंदिर के सामने गाड़ी रोकी और सीट बेल्ट खोलते हुए वो बाहर आया और उसने जाकर कावेरी की तरफ का दरवाजा खोला। कावेरी बाहर आई और पूजा का कुछ सामान लेकर मंदिर की तरफ चल दी। कावेरी के साथ कुश भी उसके साथ चल रहा था। दोनों मंदिर में आए, माथा टेक, पुजारी को पूजा का सामान दिया और खड़े हो गए। कावेरी में कुश से कहा, मैं परिक्रमा करके अभी आई, आप तब तक पूजा का सामान ले लेना। ये कहते हुए वहां से चली गई। पंडित जी ने उसके जाने के कुछ देर बाद कुश के हाथ में पूजा की टोकरी देते हुए कहा, ये लो बेटा, ये तुम्हारी बीवी के लिए सिंदूर और ये प्रसाद। ये कहते हुए उन्होंने दोनों चीजों को डलिया में रख दिया। कुश को उनके मुंह से कावेरी के लिए पत्नी सुनकर काफी अच्छा लगा था। कावेरी जब उसके पास आई तो कुश ने कहा, ये टीका लगा लो। ये कहते हुए उसने टीके के लिए हाथ उठाया और तभी टोकरी में से एक फूल नीचे की तरफ गिरा था। कावेरी उसे उठाने झुकी थी और कुश का हाथ उसके माथे से होते हुए मांग की तरफ चला गया था। उसका माथा और मांग दोनों ही लाल रंग से भरा हुआ था। कुश इस बात पर हैरान था। कावेरी जब उठकर उसे फूल दी तो उसने उसके हाथ की तरफ देखा। उसने लाल रंग देखकर अपने माथे पर हाथ लगाया और देखा तो उसके हाथ में भी लाल रंग लगा था। वो उसे देखकर हैरान हो गई और उसकी तरफ चौंक कर देखने लगी। इस वक्त कुश मुस्कुरा रहा था। उसने भगवान की तरफ देखते हुए कहा, लगता है किस्मत कुछ और चाहती है, लगता है आपकी सोच को बदलना चाहती है, लगता है आपको सिर्फ मेरा करना चाहती है। मैंने कुछ नहीं किया, और ये मैं अपने मां और पापा की कसम खाकर कहता हूं। ना मेरा कोई ये करने का इंटेंशन था और ना ही मैं करना चाहता था। सिर्फ एक इत्तेफाक है कि मेरे हाथ से तुम्हारे माथे पर लगने वाला तिलक मांग का सिंदूर बन गया। अब तुम इसे कुछ भी कह सकती हो, मैं तुम पर यह दबाव कभी नहीं डालूंगा कि तुम इसे सिंदूर ही समझो। ये बोलकर वो प्रसाद खाते हुए वहां से सीढ़ियों की तरफ चल दिया। वो उसे हैरानी से देखे जा रही थी। क्या इस इत्तेफाक से कावेरी के दिल में कुछ बदलेगा? क्या अद्वैत को पता चलेगा अद्वैत की हरकत? एपिसोड 651। सिया का कुश पर गुस्सा करना। दोपहर का वक्त। महल। कावेरी जब से मंदिर से आई थी वो अपने कमरे में ही थी। जब वो आई थी तब सिया कमरे में न होकर बाहर थी। सिया कमरे में आते हुए बोली, अरे तुम कब आई? यार मैं तो तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। पता है मैंने सुबह तुम्हें नहीं देखा तो मुझे लगा तुम पता नहीं कहां चली गई हो। फिर मुझे पता चला कि तुम मंदिर गई हो। फिर मुझे याद आया, हां आज के दिन तो तुम मंदिर जाती हो ना। ये कहते हुए वो कावेरी के पास आई और उसे गले लगाकर बोली, हैप्पी बर्थडे। तुम्हें आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो, और तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझे बता देना, ठीक है? मैं वो तुम्हें दे दूंगी। फिलहाल रुको, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूं। ये कहते हुए मुड़ी और अलमारी की तरफ चल दी। अभी उसने ध्यान से कावेरी को देखा नहीं था। कावेरी वैसे ही बैठी हुई थी। सिया अलमारी से एक गिफ्ट निकलते हुए उसके पास आते हुए बोली, इसे देखो, ये मैंने ना तुम्हारे लिए खरीदा था। अब ये मुझे पता तो नहीं कि तुम्हें अच्छा लगेगा या बुरा, पर तुम एक बार देखो, क्या पता तुम्हें अच्छा लग जाए। यह कहते हुए उसने उसकी तरफ देखा तो वो हैरान रह गई। कावेरी अभी तक वैसे ही बैठी थी जैसी वन मंदिर से आई थी। सिया उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ते हुए बोली, ये क्या है? ये सब क्या हुआ? तुम क्या किसी से टकरा गई थी जो तुम पर पूजा की थाली वाली गिर गई है? ये क्या हो रखा है? कावेरी उसकी तरफ देखी और उसे पकड़कर उसके पेट पर अपना चेहरा रख के रो पड़ी। सिया को समझ नहीं आ रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर बात क्या है। क्या हुआ है जो आज कावेरी ऐसे रोए जा रही थी? सिया के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। आज तक कावेरी को उसने रोते हुए नहीं देखा था। वो आज ऐसे रोए जा रही थी। सिया ने उसे ऐसे रोते हुए देखा
तो उससे सवाल पूछा, क्या हुआ है? बताओ, मुझे किसी ने कुछ किया है, बोलो। वो बोली, कुश जी, उन्होंने ये। उसकी बात पर वो उसे गुस्से में देखने लगी। वो बोली, तुझसे पूछा था उन्होंने? कैसे किया उन्होंने ये सब? ये सब लड़के अपने आप को क्या समझते हैं? मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर वो कुश के कमरे की तरफ चल दी थी। उसको ऐसे जाते हुए देखकर कावेरी उसके पीछे आते हुए बोली, सिया, हमारी बात सुने। सिया ने जाते हुए कहा, नहीं, आज नहीं। ये लोग तो जैसे लड़कियों को अपनी प्रॉपर्टी समझ लिए हैं। जिसके दिल में आता है वो मांग भर के चला आता है। ये कहते हुए वो आकर कुश के कमरे के सामने रुकी थी। कुश अंदर वेदांत से बात कर रहा था। वो उसे वहीं बता रहा था जो हुआ था। इतने में दरवाजा खुला और सिया बरसते हुए बोली, क्या हो तुम सब लोग? तुम सबके दिमाग में क्या कीड़ा है जो जब देखो किसी भी लड़की के साथ भी बदतमीजी कर देंगे? ये कहते हुए उसने उसकी कॉलर पकड़ी और बहुत गुस्से में देखा। वेदांत ने उससे कहा, पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो? छोड़ो कुश भाई को। उसकी इस बात पर सिया ने कहा, तुम अपने भाई को संभाल लो, नहीं तो मैं इसकी जान ले लूंगी। इनकी हिम्मत कैसे हुई कावेरी की मांग भरने की? तुम सबके पास कोई काम नहीं है तो ये करने निकले हो। जब चाहोगे तब किसी की भी मांग भर दोगे। खुद को समझ क्या रहे हो? मेरी दोस्त से दूर रहे आप, नहीं तो मैं ये सब आपके मां बाप से नहीं, इस बार अद्वैत सर से बताऊंगी। उसके बाद वो फैसला करेंगे कि आखिर करना क्या है। कुश ने कहा, मेरी बात सुनोगी या अपनी ही बात पर सबको जज करने का सोच के आई हो? बताओ मुझे। उसकी बात पर वो बोली, आपकी बात गई तेल लेने। आप क्या कहेंगे? जब कहना था तब आप कहें कुछ नहीं, तब तो आप आराम से अपने मन का कर दिए। पूछा आपने इससे कि आपसे शादी करनी है, क्या ये आपको पसंद करती है? नहीं, आप सब लोग बस वो करते हैं जो आपको करना है। उसकी इस बात पर वो बोला, पहले बातों को जानो, उसके बाद जो कहना है कहना। मैंने कोई चीज जानबूझकर नहीं किया है, गलती से, इत्तेफाक से हुआ है और मैंने किसी को नहीं कहा कि ये माने। कावेरी को भी मैंने इस चीज को करने के लिए मान्य किया है। मैंने नहीं कहा कि वो जबरदस्ती इस इत्तेफाक से बने रिश्ते को अपनाए। मैं भी हर चीज समझता हूं। मुझे भी पता है कि लड़की की हां बहुत जरूरी होती है किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए और उस रिश्ते को बांधने के लिए। सिया ने उसकी बात सुनकर कावेरी की तरफ देखकर कहा, क्या ये सही बोल रहे हैं? क्या इन्होंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की? क्या ये गलती से हुआ है? उसकी इस बात पर कावेरी ने हां में सर हिलाया। सिया ने कहा, मैं मान ही नहीं सकती कि ये इत्तेफाक है। इत्तेफाक में कोई किसी की मांग भर देता है। वाह, ये तो बड़ा अच्छा इत्तेफाक निकला। ऐसे इत्तेफाक रोज होने लग गए ना मिस्टर सूर्यवंशी। तो मुझे तो लगता है महिलाएं यहां रोज शादीशुदा मिलेगी। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि आपके हाथ का सिंदूर ऐसे बस इत्तेफाक में भर गया? आपने नहीं भरा। वेदांत ने सिया से गुस्से में कहा, जब भाई बोल रहे हैं कि उनसे गलती हुई है, उन्होंने जानबूझकर नहीं किया है, तो तुम इतनी चिल्ला क्यों रही हो? शांति से भी तो बात कर सकती हो। वो बड़े हैं तुमसे और हमसे भी, इस तरह से बात की जाती है। सिया ने कहा, ओह रियली? ये बात तुम्हें पता है कि तुम लोग बड़े हो चुके हो? मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो लग रहा था अभी तक गुड्डा गुड़िया की शादी से बाहर नहीं आए हो तुम लोग। तभी तो रियल लाइफ में भी शादी करना शुरू कर दिया है। जिसको देखो वही उठकर मांग भर करके चला आता है। सामने वाले की हां है ना है, क्या है उसके दिल में, कुछ नहीं पूछना तुम लोगों को। और ये तो और अलग इत्तेफाक करके चले आए हैं। इत्तेफाक में इन्हों मांग भर दी है। ऐसा इत्तेफाक मेरी जिंदगी में मैंने पहली बार देखा है। वेदांत ने कहा, अब तुमने पहली बार देखा, इसमें मेरी क्या गलती है और मेरे भाई की क्या गलती है? तुम जाकर फिर घूम कर आओ। दिन भर तो घर में घुसी रहती हो, तो तुम्हें क्या पता कि दुनिया में क्या ही हो रहा है। ऑफिस और घर से बाहर निकलो, तब तो कुछ पता चलेगा तुम्हें। और क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? उन दोनों का मैटर है ना, तो उन दोनों को सॉल्व करने में तो तुम क्यों मदर टेरेसा बनी हुई हो? तुम्हें क्या पड़ी हुई है उन दोनों के बीच में? अगर भाई से गलती हुई है तो कावेरी भाभी का हक बनता है कि वो उनसे नाराज हो, उनसे लड़ाई करे, उनसे झगड़ा करे, चिल्लाए। तुम किस लिए उनकी बिहाफ पर आ रही हो लड़ने के लिए? सिया ने ताली बजाते हुए कहा, वाह क्या बात है। एक भाई जो है वो मांग भर करके चलाया और छोटा भाई भाभी भी बोलना शुरू कर देता है और कुछ बचा है। और एक बात, वो मेरी दोस्त है, मैं उसके लिए लड्डू झगड़ू, जान लूं। तुम कौन होते हो बोलने वाले? वेदांत ने कहा,
अगर तुम उसकी दोस्त हो तो मैं भी इनका भाई हूं, मुझे भी पूरा हक है फिर उनकी तरफ से लड़ने का, झगड़ने का और हां, जान भी लेने का, समझ के रखो। ये बात सुनकर सिया उसे गुस्से में देख रही थी। कावेरी ने सिया का बाजू पकड़ते हुए अपनी तरफ किया और कहा, सिया शांत हो जाओ, जरूरी नहीं है, इस तरह से लड़ने की बात को बैठकर भी सुलझाया जा सकता है और उनसे सच में गलती हुई है, उन्होंने जानबूझकर ये नहीं किया है। तुम समझो, हम बैठकर बात करते हैं, इस बात का सॉल्यूशन मिल जाएगा। वेदांत ने कावेरी को देखकर कहा, देखा आप कितनी समझदार हैं, थोड़ी समझदारी इस लड़की के अंदर भी डाल दिया होता तो ज्यादा अच्छा था। जब देखो बम के गोले की तरह फटने को तैयार रहती है, ये नहीं कि कुछ ढंग का काम करें या कुछ और, अपना कुछ होने नहीं दे रही है, दूसरे की हो रही है तो उसमें भी टांग अड़ाएगी ये लड़की। मैं तो कहता हूं खुद से दूर कर लीजिए, लड़की खुद की जिंदगी बढ़ने नहीं दे रही है और आपकी भी नहीं बढ़ने देगी, देख लेना। उसकी इस बात पर सिया ने कहा, भाड़ में गए तुम और भाड़ में गया, तुम्हारा ये भाई, मेरी दोस्त तुम्हारे भाई से ना तो कोई बात करेगी और ना ही ये रिश्ता उसे रखना है। खबरदार, जो तुम दोनों में से कोई भी हम दोनों के आसपास भी दिख तो, और हां, ये बात अद्वैत साहब के पास अब तो जाएगी और मैं खुद लेकर जाऊंगी। बहुत ज्यादा हो रहा है तुम लोगों का, तुम लोगों ने खामोशी का गलत मतलब ही निकाल लिया है। ये बोलकर वो जाने लगी तो कुश ने वेदांत को इशारा किया। वेदांत ने सिया का हाथ पकड़ा और खुले हुए दरवाजे को धड़ाम से बंद करते हुए उसे सोफे पर बिठाकर बोला, चुपचाप यही बैठी रहो, जब कावेरी भाभी बोल रही है कि उन्हें उनसे बात करना है तो करने दो ना, तुम क्यों बीच में पड़ी हुई हो। अगर ये बात बड़े पापा तक गई तो यह याद रखना, भाभी के साथ जो इत्तेफाक में हुआ है कहीं मैं वो तुम्हारे साथ जानबूझ कर ना कर दूं, समझी, या और कुछ समझाऊं मैं तुम्हें। उसके इस बात पर सिया ने उसे धक्का देते हुए कहा, अपना ये सड़ा हुआ सा मुंह बंद करो, समझे या नहीं तुम, और हां, भूल करके अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो ये याद रखना मैं सबको बताऊंगी और इस बार मैं खामोश नहीं रहूंगी। फिर देखते हैं तुम्हारी जो अकड़ है ना वह कहां जाती है। और हां, मेरी दोस्त तुम्हारे भाई से कोई बात नहीं करेगी, ये फाइनल है, चल कावेरी। ये बोलकर वो खड़ी हुई तो कुश में गहरी सांस लेते हुए कहा, कावेरी अब तुम भी यही चाहती हो, तुम भी बात नहीं करना चाहती हो। देखो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर इस बारे में बात की जाए तो हर चीज ठीक हो सकती है। कावेरी ने मुड़कर उसे देखा और कहा, बात करने लायक इसमें ऐसा कुछ है नहीं, आप भी ये मानते हैं कि इत्तेफाक से हुआ है और मैं भी इसे यही मानूंगी, तो आप भी इस रिश्ते को कुछ ना समझे और मैं भी नहीं समझेगी, और इस रिश्ते को समझना ही क्यों है, जो है नहीं हमारे बीच में, तो समझ लीजिएगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ एक एक्सीडेंट था जो गलती से हुआ और इसे भुला दीजिए। ये बोलकर वो सिया के साथ वहां से चली गई। उसके जाते ही कुछ नहीं, तेज की लत काउच पर मारा। वेदांत ने उससे कहा, भाई शांत रहिए, हम बात करेंगे, कावेरी जी मान जाएंगी। कुश ने उससे कहा, तुझे लगता है वो मानेगी, देख रहे हो उसे, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसका एटीट्यूड नीचे तक नहीं आया है और तू बोलता है वो मानेगी, कभी नहीं। मुझे तो लगता नहीं कि शांति से कोई बात होने वाली है, मुझे लगता है अब जरूरी है कि कुछ शोर हो जिससे इसके कानों तक बात जाए, ये शांति से मानने वालों में से नहीं है। वेदांत समझ रहा था, उसे पता था कि कुश इस वक्त काफी गुस्से में है, वो अभी सुनेगा नहीं, इसलिए उसने उसे अभी ऐसे ही छोड़ दिया था। क्या कावेरी मानेगी? क्या कावेरी और कुश की वजह से वेदांत और सिया का भी रिश्ता बिगड़ेगा? ये बात घर वालों के सामने आएगी?